हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेश वर्ल्ड में। तो दोस्तों, हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही है, जिसमें हमारी यूनिट 7 चल रही है। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारी यूनिट 7 चल रही है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज जो है ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे फास्फोरस। क्या पढ़ेंगे? फास्फोरस। अब फास्फोरस में जो फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस कौन सी अवस्था में आता है, फास्फोरस कहां से प्राप्त होता है, कैसा, क्या फास्फोरस के अपर रूप है, श्वेत फास्फोरस क्या है, लाल फास्फोरस क्या है, इन सबको समझेंगे, अंतर समझेंगे। इसके बाद मेरे भाई जो फास्फीन, फास्फोरस का यौगिक होता है फास्फीन, PH3, ये फास्फीन क्या होता है, फास्फीन बनाने की विधि। इसके बाद जो फास्फोरस है, इसके कुछ ऑक्सी अम्ल जो है ना आज की वीडियो में हम कंप्लीटली खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मस्त देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, मजा आने वाला है। तो आइए मेरे भाई वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का है फास्फोरस। तो सबसे पहले मेरे भाई इस फास्फोरस के बारे में बता देता हूं। जो फास्फोरस है इसका संगठन, मतलब इस फास्फोरस का संगठन का मतलब क्या होता है, ये बोलते हैं कभी कभी संगठन। संगठन का मतलब मेरे भाई ये सूत्र होता है। तो फास्फोरस का जो सूत्र होता है वो होता है P4। हमेशा फास्फोरस P4 के रूप में रहता है और अक्सर देखा जाता है मेरे भाई जो फास्फोरस है वो अक्सर ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। जो फास्फोरस है ना वो अक्सर ठोस अवस्था में आपको प्राप्त होता है। तो फास्फोरस को ध्यान रखना है। फास्फोरस का संगठन मतलब फास्फोरस का जो सूत्र है वो क्या है, P4। फास्फोरस ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि फास्फोरस ठोस अवस्था में संगठन रखता है, मतलब कहने का इसका ये है फास्फोरस ठोस अवस्था में कौन सा सूत्र रखता है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, P4 ही होने वाला है। ठीक है, यही रहेगा। अब फास्फोरस की बात करें मेरे भाई, तो जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस की जो सर्वप्रथम खोज जो है ना वो की थी हेम्बर्ड जो लिखा है, देखो हेम्बर्ड ब्रेंड नामक जो वैज्ञानिक थे एक, उन्होंने इस फास्फोरस की सर्वप्रथम खोज की थी। सर्वप्रथम फास्फोरस को खोज कर निकाला था हेम्बर्ड ब्रेंड ने। ठीक है, तो आगे जो हेम्बर्ड ब्रेंड है, इन्होंने फास्फोरस के बारे में अध्ययन किया और फास्फोरस के बारे में अध्ययन किया और देखा कि जो फास्फोरस है अति क्रियाशील है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फास्फोरस अति क्रियाशील पदार्थ है, अति क्रियाशील पदार्थ है, ध्यान रखना ये फास्फोरस। ठीक है, अब ये फास्फोरस अति क्रियाशील होने के कारण, देखो फास्फोरस क्या है, अति क्रियाशील है, और इस फास्फोरस अति क्रियाशील होने के कारण जो फास्फोरस है वो आपका फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। मुक्त अवस्था अगर हम देखें, जैसे नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में वायुमंडल में 78% है, लेकिन आपका जो फास्फोरस है वो साहब मुक्त अवस्था में आपको नहीं मिलता। ये आपने कट कर दिया, मुक्त अवस्था में फास्फोरस मिलता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। फास्फोरस हमेशा संयुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। फास्फोरस अधिक ज्यादा से ज्यादा या मोस्टली संयुक्त अवस्था में आपका प्राप्त होता है। कौन? फास्फोरस। और संयुक्त अवस्था में मेरे भाई जो फास्फोरस है वो मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? कैल्शियम फास्फेट, CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम फास्फेट है। ये संयुक्त अवस्था में, संयुक्त रूप में आपका जो फास्फोरस है वो प्राप्त होता है। इन चीजों को याद रखना। फास्फोरस हमेशा कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है मेरे भाई? संयुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। मुक्त अवस्था में फास्फोरस नहीं प्राप्त होता, क्योंकि फास्फोरस बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए मुक्त अवस्था में रहेगा, क्रिया कर लेगा, अन्य पदार्थों का निर्माण होगा, उससे क्या होगा? नुकसान होगा, उससे डिस्ट्रॉय होगा। इसलिए ये फास्फोरस है ना मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब मेरे भाई अगर बात करें आगे, तो मेरे भाई जो फास्फोरस है आपका, फास्फोरस है, इसके कई अपर रूप हैं। फास्फोरस के कई अपर रूप हैं, कई अपर रूप हैं। ये फास्फोरस है ना, इस फास्फोरस के कई अपर रूप, फास्फोरस के कई अपर रूप हैं। अब अपर रूप क्या होता है? अपर रूप क्या होता है, इस चीज को आप समझो। इस चीज का मतलब ये है, अपर रूप मेरे भाई वो पदार्थ होते हैं जिसके रासायनिक गुण तो समान हो। क्या होता है? रासायनिक गुण तो क्या होते हैं मेरे भाई? समान होते हैं।
अपर रूप वो पदार्थ होता है जिसके जो रासायनिक गुण हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। अपर रूप की बात बता रहा हूं। अपर रूप क्या होता है, अपर रूपता क्या होता है, तो अपर रूप मेरे भाई ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं मेरे भाई, समान। लेकिन मेरे भाई याद रखना, जो भौतिक गुण होते हैं, कौन से गुण, जो भौतिक गुण होते हैं वो असमान होते हैं, भौतिक गुण समान नहीं होते। तो आपको याद रखना है, ऐसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान हो, ऐसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान हो किंतु भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग असमान हो, उस पदार्थ को हम बोलते हैं अपर रूप। और इस गुण को हम बोलते हैं अपर रूपता, है ना। जो अपर रूप होने का जो गुण होता है उस गुण को हम क्या बोलते हैं, अपर रूपता। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो फास्फोरस है वो अपर रूपता का गुण प्रदर्शित करता है। फास्फोरस है जो अपर रूपता का व्यवहार प्रदर्शित करता है। दैट्स ऑल, क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपर रूपता का गुण प्रदर्शित करता है। अब फास्फोरस के कई अपर रूप हैं। फास्फोरस विभिन्न रूप में पाया जाता है। फास्फोरस जो है ना प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। फास्फोरस के कई अपर रूप हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो फास्फोरस के अपर रूप हैं मेरे भाई वो दो ही हैं। फास्फोरस के मुख्य रूप से जो अपर रूप हैं वो दो ही हैं, जिसमें आपका पहला है एक श्वेत फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, ठीक है। और जो दूसरा फास्फोरस है मेरे भाई वो है आपका लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ठीक है। तो ध्यान रखना, फास्फोरस के कई अपर रूप हैं। प्रकृति में जो फास्फोरस है कई रूपों में पाया जाता है। प्रकृति जो है हमारी, इसमें फास्फोरस कई रूपों में पाया जाता है, बहुत से रूपों में है, ठीक है, जिनका अभी खोज भी नहीं हुई, इतने रूपों में है। बट मुख्य रूप से जो फास्फोरस के अपर रूप हैं मेरे भाई वो आपके दो हैं, एक आपका श्वेत फास्फोरस और एक आपका लाल फास्फोरस। तो मेरे भाई हम जो श्वेत फास्फोरस है और जो लाल फास्फोरस है उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस के बारे में कुछ चीजों को जान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आपको ये तो पता ही चल गया कि जो फास्फोरस है मुख्य रूप से आपका श्वेत फास्फोरस और जो है ना लाल फास्फोरस के रूप में रहता है। तो गुणों के बारे में इसके बात कर लेते हैं, श्वेत फास्फोरस कैसा रहता है। तो सबसे पहले भौतिक अवस्था, अगर भौतिक अवस्था की बात करें मेरे भाई तो श्वेत फास्फोरस से मुख्य रूप से ठोस अवस्था में रहता है। कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। लेकिन जो ठोस अवस्था में तो रहता है लेकिन ये मुलायम ठोस है। कैसा, मुलायम ठोस है। तो ठीक है, ठोस अवस्था में मुलायम ठोस है, तो ठोस मुलायम हो गया। और यहाँ पर जो आपका जो लाल फास्फोरस है वो मुख्य रूप से चूर्ण के रूप में रहता है। किसके रूप में, चूर्ण के रूप में रहता है, ठीक है। अब रंग की बात करें तो श्वेत फास्फोरस है तो आपका जो रंग इसका सफेद ही होने वाला है, और ये लाल फास्फोरस है तो इसका रंग लाल ही होने वाला है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट ये हल्का पीला भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हल्का पीला भी हो सकता है, हल्का पीला भी हो सकता है, और ये जो है ना हल्का बैगनी भी हो सकता है, ठीक है, हल्का बैगनी, ठीक है। वट आपको मुख्य रूप से जो कलर है उनको मैंने बता दिया। अगर गंध की बात करें तो जो श्वेत फास्फोरस है उसकी लहसुन जैसी गंध होता है। जैसा लहसुन की गंध आती है, सब्जी में डालने वाला लहसुन नहीं होता, ठीक है, उसकी गंध आती है। और ये जो आपका है ना वो गंधहीन है, इसकी कोई गंध नहीं आती, ठीक है, किसी भी प्रकार की इसकी गंध नहीं आती। अगर क्वथनांक की बात करें तो आपको पता है क्वथनांक क्या होता है, गैस गैस अवस्था में चेंज करने वाला ताप, ठीक है। तो आपका जो श्वेत फास्फोरस है वो 44 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित हो जाता है, मतलब इसका क्वथनांक 44 डिग्री सेल्सियस है। बट लाल फास्फोरस का जो क्वथनांक है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, जो 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ज्वलन की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस पे अक्सर ये श्वेत फास्फोरस जल उठता है, जलने लगता है, ठीक है। चलो, और अगर हम बात करें लाल फास्फोरस की तो ये 250 डिग्री सेल्सियस पर जलता है। अब मेरे भाई आपको पता है माचिस, मैच बॉक्स आपने देखा होगा, सबने देखा होगा। मैच बॉक्स का जो ऊपर जो उसकी जो काड़ी रहती है उसके ऊपर फास्फोरस ही लगा रहता है। जो मैच बॉक्स रहता है, मैच बॉक्स के जो काड़ी रहती है उसमें जो लगा रहता है जलाने के लिए वो फास्फोरस ही होता है। और वो फास्फोरस जो है ना आपका श्वेत फास्फोरस होता है। उस श्वेत फास्फोरस का मिश्रण वहां तैयार करके माचिस की काड़ी पर लगाया जाता है, तभी तो वो हमारे साधारण ताप पर अगर माचिस को जलाएं तो जल जाती है। अक्सर हमने देखा माचिस जल जाती है, क्योंकि फास्फोरस तो क्रियाशील है, हमें पता है, लेकिन वो श्वेत फास्फोरस है जो 30 डिग्री सेल्सियस पर भी जल जाएगा, ठीक है। बट यदि लाल फास्फोरस होता तो इतना ताप कहां से लेके आते, 250 डिग्री सेल्सियस पे जलता है,
तो वो नहीं जल सकता था, तो श्वेत फास्फोरस इसमें यूज किया जाता है माचिस की काड़ी में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये माचिस की काड़ी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, माचिस काड़ी में यूज किया जाता है। ओके, चलो वायु से क्रिया की बात करें तो मेरे भाई जो श्वेत फास्फोरस है वायु से क्रिया करता है और चिंगारी उत्पन्न करता है। अक्सर देखा है बिल्कुल हमने, अगर माचिस को हम जलाते हैं तो एकदम चिंगारी सी निकलती है ना, तो बिल्कुल ये वायु के में तो जलती है। अगर वायु ना होती तो कैसे जलती, नहीं जल सकती थी ना। ठीक है, तो चिंगारी उत्पन्न करता है, बट ये चीज जो है ना लाल फास्फोरस कोई चिंगारी उत्पन्न नहीं करता, आराम से इजिली जलता है। ठीक है, चलो विषैलेपन की बात करें तो आपका जो श्वेत फास्फोरस होता है वो विषैला होता है। ओरिजिनल रियल की बात कर रहा हूँ, माचिस की काड़ी को खा लोगे, अब बोलोगे सर ये नहीं है ना, तो वो रियल ही नहीं होता, वो बिल्कुल असली नहीं होता, उसमें प्योर नहीं होता, ये आप बस समझ लेना। ठीक है, बट माचिस की काड़ी को भी कभी खा मत लेना, नहीं तो आप सोचो कि सर ने बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं करना अपन को, है ना। जहां पर रिस्क का काम है वो अपन को बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, चलो तो विषैलापन विषैला होता है ना, और ये विषैला नहीं होता। ठीक है, NaOH की क्रिया की बात करें तो जब श्वेत फास्फोरस की जो NaOH है इससे क्रिया कराई जाती है तो फास्फीन बनती है। कौन सी गैस बनती है, फास्फीन बनती है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, फास्फीन गैस बन जाती है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कैसे बनती है, बट यहाँ पर जो NaOH से क्रिया ही नहीं करता। Cl2 से क्रिया की बात करें तो श्वेत फास्फोरस निम्न ताप पर ही Cl2 से क्रिया कर जाता है, बट ये जो चीज है वो उच्च ताप पर Cl2 से क्रिया करती है। तो ऐसा इन चीजों को ना आपको याद रखना है अच्छे से। ये श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस के बारे में बताया है, जो फास्फोरस के क्या है, अपर रूप है। ठीक है, फास्फोरस के रूप हैं, फास्फोरस इन रूपों में अक्सर मिलता है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम फास्फीन जो है ना, फास्फीन जो फास्फोरस का यौगिक है, ध्यान रखना फास्फोरस के यौगिक पे बात कर रहे हैं, और फास्फोरस का यौगिक है आपका फास्फीन, और फास्फीन बनाने की हम प्रयोगशाला विधि पे बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो जो फास्फीन बनाने की मेरे भाई जो प्रयोगशाला विधि है, मैंने इसका डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा टेढ़ा ताड़ा बन गया है, आप एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं सब समझा दूंगा इसको आपको। ठीक है, तो प्रयोगशाला में मेरे भाई यदि आपको फास्फीन बनाना है, सिंपल आप सुन लो, प्रयोगशाला में यदि आपको फास्फीन बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको ये दिख रहा है गोल पेंजी का फ्लास्क, ये दिख रहा है गोल पेंजी का फ्लास्क दिख रहा है, इस गोल पेंजी को फ्लास्क को आपको लेना पड़ेगा, और गोल पेंजी के फ्लास्क में आप लोग मेरे भाई सोडियम के टुकड़े, तो मैंने ये कुछ सोडियम के टुकड़े यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, सोडियम के टुकड़े डालने के बाद मेरे भाई आप क्या करोगे, इसमें NaOH डालोगे। क्या डालोगे, NaOH, और ये जो NaOH होगा, NaOH तो देखो अक्सर आपका जो NaOH होता है वो ठोस होता है, जो NaOH होता है मेरे भाई वो कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, लेकिन आप इसमें जल मिलाकर डालोगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप है आप सांद्र NaOH डालोगे, सांद्र NaOH मतलब सांद्र NaOH में अब जल मिला होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखो, सबसे पहले आपने क्या डाल दिया, फास्फोरस P4 डाल दिया, इसके बाद इसमें आपने क्या डाल दिया, NaOH, लेकिन ये NaOH ऐसा NaOH है जिसमें क्या मिला है, जल, तो हमने प्लस कर दिया H2O, बस इतना आपको काम करना है। ठीक है, आगे यहां से क्या जाएगा, यहां से क्या जाएगा, वो चीज मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे भाई आपने क्या डाल दिया, सबसे पहले फास्फोरस के टुकड़े, उसमें क्या डाल दिया आपने, सांद्र NaOH मतलब जल में मिला हुआ NaOH, तो डाला, यही चीजें डाली। ठीक है, यही चीजें डाली। चलो तो मेरे भाई आप इसके बाद आपको क्या करना है, इसको जाली पे रखना है। किस पे रखना है, जाली पर, ये जाली लगी हुई है, ये आपकी क्या है, जाली, इस जाली पर रखकर इस वर्नर, ये आपका वर्नर है, इस वर्नर की सहायता से आपको इस फ्लास्क को गर्म करना है। ठीक है, फ्लास्क को क्या करना है, गर्म। तो मेरे भाई जैसे ही आप फ्लास्क को इसमें से गर्म करोगे, इसमें से क्या करोगे, फ्लास्क को आप गर्म करोगे, तो जैसे ही आप गर्म करोगे तो यहां से आपस में ये तीनों क्रिया करेंगे, और आपस में ये तीनों क्रिया करके मेरे भाई आपको बना देंगे फास्फीन। क्या बना देंगे, फास्फीन। तो इसमें से क्या बन जाएगी, फास्फीन बनेगी, और फास्फीन ये जो आपकी निकास नली दिख रही है, इस निकास नली में से होते हुए ये आपका जल पात्र है। क्या है, जल पात्र, मतलब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और इसमें ये जो निकास नली लगी हुई है, तो यहां से मेरे भाई जो फास्फीन बनेगी और इस निकास नली से आते हुए यहां पर आ जाएगी, और यहां से जो फास्फीन है ना वलय के रूप में निकलेगी। ठीक है, फास्फीन जो आपको दिख रहा है ना, एक गोला गोला राउंड से, ये गोला गोल क्या है, ये गोला रिंग है, क्या है ये, रिंग, और ये जो रिंग है ये फास्फीन की है। ध्यान रखना
हमेशा फास्फीन जो है ना वो रिंगों के रूप में निकलती है, वलय के रूप में निकलती है, इसलिए जो है ना ये फास्फीन वलय बोलते हैं। फास्फीन वलय, वलय का मतलब क्या होता है? रिंग, तो इनको हम फास्फीन वलय या फास्फीन रिंग बोलते हैं। तो यहाँ से आपकी जो है ना फास्फीन बन जाएगी जल्दी से, है ना। पूरा प्रयोग विधि मैं बता रहा हूँ, पहले मैं इसका मोटा मोटा जो है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या बन जाएगी मेरे भाई? फास्फीन बन जाएगी, और इसके अंदर सोडियम हाइपोफास्फाइड, सोडियम हाइपोफास्फाइड मतलब आपका NaHPO2, NaH, एक सेकंड मेरे भाई मैं देख लूं दिख रहा है कि ना, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से आपका जो NaHPO2 है वो इसके अंदर ही बच जाएगा, जो है ना। देखो फास्फीन निकल जाएगी, फिर यहाँ पर जो भी मटेरियल बचेगा, कुछ ना कुछ मटेरियल तो बचेगा, तो वो मटेरियल इसी में रह जाएगा, ठीक है। जो आपका क्या होगा? सोडियम हाइपोफास्फाइड, सोडियम हाइपोफास्फाइड, ये आपका जो है ना वो मटेरियल आपका होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो P4 NaOH और H2 आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? फास्फीन, क्या बनाएंगे? फास्फीन बना लेंगे, और इसमें जो सोडियम हाइपोफास्फाइड है वो इसके अंदर ही जो है ना इसमें ही रह जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, समझ गए ना। तो इस टाइप से मेरे भाई हम फास्फीन गैस बना सकते हैं। तो ये मैंने मोटा मोटा बताया मेरे भाई, ये इसका मैंने सिद्धांत बताया आपको। क्या बताया है? सिद्धांत, कि इसका सिद्धांत क्या है, तो ये चीज मैंने सिद्धांत में आपको बता दी। तो ये सिद्धांत का समीकरण है, किसका? सिद्धांत का, ठीक है। अब मेरे भाई इसकी थ्योरी आपको यदि लिखना है सिद्धांत की, तो आप देखो जो मैंने सिद्धांत में जो समीकरण में बताया वही चीज है, देख लो। तो आप थ्योरी क्या है इसकी? थ्योरी, प्रयोगशाला में फास्फीन को श्वेत फास्फोरस व सांद्र NaOH विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण CO2, निष्क्रिय वातावरण CO2 मतलब मेरे भाई आपको CO2 की उपस्थिति में रिएक्शन करानी है। किसकी उपस्थिति में? CO2। तो निष्क्रिय वातावरण CO2 में गर्म करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर आपको फास्फीन बनाना है तो आपको श्वेत फास्फोरस की सांद्र NaOH विलयन के साथ क्रिया कराना है निष्क्रिय वातावरण CO2 की उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं कराना, CO2 की उपस्थिति में कराना है, ठीक है। तो जिससे आपको फास्फीन गैस प्राप्त हो जाएगी, ये इसका सिद्धांत हो गया, और ये आपका समीकरण हो गया, सिद्धांत हो गया। अब मेरे भाई इसको हम पूरा टोटली कार्य सहित इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले मेरे भाई आपको क्या करना है? जो आपका गोल्ड पेनी का फ्लास्क है इसमें आपको लेना है P4, क्या लेना है? P4 मतलब फास्फोरस लेना है। फिर आप क्या करोगे? इसमें NaOH डालोगे, इसमें आप डाल दोगे NaOH, और ये NaOH होगा आपका सांद्र, कैसा होगा मेरे भाई? सांद्र होगा। सांद्र NaOH डालकर यहां से मेरे भाई आप क्या प्रवाहित करोगे? CO2, क्या प्रवाहित करोगे? CO2। अब CO2 इसलिए प्रवाहित करोगे ताकि इसके अंदर यदि कोई ऑक्सीजन हो तो वो ऑक्सीजन नष्ट हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो यहां से आप निष्क्रिय वातावरण इसके अंदर उत्पन्न कर दोगे। CO2 प्रवाहित करके कौन सा वातावरण उत्पन्न करोगे आप? निष्क्रिय वातावरण, निष्क्रिय वातावरण इसके अंदर उत्पन्न कर दोगे, बस इतना आपको करना है। और फिर आपको इसको जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से इसको आपको गर्म करना है। तो जैसे ही मेरे भाई आप गर्म करोगे तो फास्फीन गैस बनेगी, जो यहाँ से निकलती हुई यहाँ पर आ जाएगी, जो वलय के रूप में निकलेगी, मतलब ये फास्फीन की वलय बन जाएंगे, ठीक है। तो ये फास्फीन बन जाएंगे, और इसके अंदर जो सोडियम फास्फाइड है वो इसके अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे भाई हल्की सी इसकी कार्यविधि हो गई, और कार्यविधि की मेरे भाई जो थ्योरी है वो स्क्रीन पर आ रही है, जो मैंने बोला वही चीज है ना। तो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। चल अब मेरे भाई ये तो अपना हो चुका है, ये सब हो चुका है फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस। अब मेरे भाई जो बचा है वो है आपका फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। तो अब हम कर लेते हैं कंप्लीट फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। अब मेरे भाई जो फास्फीन हमने जो बनाया है, फास्फीन पे थोड़े से बात कर लेते हैं, फास्फीन के क्या गुण हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, जो फास्फीन है इसकी गंध जो है ना सड़ी मछली जैसी आती है, ध्यान रखना, सड़ी मछली जैसी इस फास्फीन की गंध आती है। आज की बात याद रखना, ऑब्जेक्ट में भी काम आ सकता है। यह वायु से भारी है, वायु जो है ना इससे भारी होता है। जो फास्फीन है वो विषैली है, ठीक है। यह जल में अल्प विलेय है, जल में बहुत कम मात्रा में विलेय होती है, ठीक है। वायु से भारी है, ये सब चीजें इनको याद रखना है। अब हम मेरे भाई डायरेक्ट फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल पर पहुंच जाते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई ये कुछ फास्फोरस के जो है ना ऑक्सी अम्ल है, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या होता है? ऑक्सी अम्ल, ठीक है। अब देखो यहां पर ये हमारे किसके ऑक्सी अम्ल है? फास्फोरस के, किसके? फास्फोरस।
ये है आपका फास्फोरस, ये फास्फोरस है ना P4। इस फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल है, किसके? फास्फोरस। मतलब फास्फोरस के ऐसे यौगिक जिसमें ऑक्सीजन भी हो और अम्ल का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और अम्ल का मतलब हाइड्रोजन। तो मतलब फास्फोरस के ऐसे यौगिक हमें बताना है जिसमें ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। ऐसे यौगिक जो है ना फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या है? फास्फोरस के ऐसे यौगिक जिसमें ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। ठीक है, चलो अब मेरे भाई थोड़ा सा चीजों पे बात कर लो। अब देखो, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? फास्फोरस। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजों पे हम बात करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर कि जो फास्फोरस है, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड मेरे भाई, चलो हाँ दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फास्फोरस है, आपको पता है फास्फोरस है ना, ये 15वें वर्ग का तत्व है। कौन से वर्ग का? 15वें वर्ग का तत्व है। अब 15वें वर्ग का तत्व होने के कारण इसके जो संयोजकता कोष है, कौन सा कोष है? संयोजकता कोष। संयोजकता कोष, इसमें मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। इसलिए जो फास्फोरस है वो अधिकतम कितने बॉन्ड अपने आसपास रख सकता है? अधिकतम 5 बॉन्ड अपने आसपास रखता है। ध्यान रखना, आज के बाद जो फास्फोरस है अधिकतम कितने बॉन्ड अपने पास रख सकता है? 5, क्योंकि संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम संयोजकता 5 हो जाएगी, तो 5 बॉन्ड अपने पास रख सकता है। ये 5 बॉन्ड किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे मेरे भाई आपको पता है 2- चार्ज होता है। कितना होता है? 2-, इसलिए जो ऑक्सीजन है अपने आसपास 2 बॉन्ड रखेगा। कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड रखेगा। अब हाइड्रोजन पे मेरे भाई आपको पता है 1+ चार्ज होता है, इसलिए जो हाइड्रोजन है अपने आसपास 1 बॉन्ड रखेगा। कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। और एक और याद रखना है OH। OH अपने आसपास मेरे भाई 1 बॉन्ड रखेगा, क्योंकि इस पर भी क्या होता है? 1- चार्ज। तो इन चीजों को आप याद रख लो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल आपके चुटकियों में, संरचना, ऑक्सीकरण, सब कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखना, फास्फोरस की संयोजकता 5, इसलिए 5 बॉन्डिंग रखता है। ऑक्सीजन पे 2- इसलिए 2 बॉन्डिंग। हाइड्रोजन पे 1+, इसलिए 1 बॉन्डिंग। समझ गए ना? चलो अब मेरे भाई ये फास्फोरस के कुछ ऑक्सी अम्ल है जिसका नाम है पहला HPO3। पहला क्या है? HPO3, जिसको हम बोलते हैं मेटाफास्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? मेटाफास्फोरिक अम्ल। HPO3 को मेटाफास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। अब संरचना की बात करो तो संरचना में देखो आपका मेन कौन है? मेन आपका फास्फोरस है, क्योंकि हम फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल पढ़ रहे हैं, तो मेन आपका जो है ना वो कौन है? P है। तो आप P को सेंटर बनाओ, ये आपका P हो गया। अब P से कितने H जुड़े हैं? 1 H जुड़ा है और 3 O जुड़े हैं। 1 H जुड़ा है और O कितने मेरे भाई? 3 जुड़े हैं। तो आप ऐसे करना है कि फास्फोरस भी बैलेंस हो, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो, हाइड्रोजन, सब कुछ बैलेंस हो, ऐसे आपको करना है। तो मेरे भाई आप करो क्या है ना, आप करना क्या है आपको, देखो आपके पास कितने O हैं? O आपके पास हैं, O आपके पास हैं 3। कितने? 3। और H आपके पास 1 ही है। तो आप करो क्या मेरे भाई, 2 O जो है उनको आप डबल बॉन्ड से इस टाइप से जोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंस कितनी होती है? 2 हो गई। P की कितनी होती है? 5। तो एक जो P है, अब देखो हमारे पास 1 H और 1 और O बचा, तो आपको देखो अगर O को आप अलग से डबल बॉन्ड से जोड़ोगे तो बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगी। P की कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो आप क्या करो, एक O को और एक H को आपस में मिला दो, इसको सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ दो। तो देखो फास्फोरस की बैलेंसी 2, 4 और 1 5, और OH की 1 ही होती है, O की 2, O की 2। तो इस टाइप से आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत? तो मेरे भाई ऐसे संरचना हमें बनाना है। संरचना का मतलब ये है इसका। ठीक है, अब ऑक्सीकरण अवस्था बिल्कुल निकाल लो मेरे भाई। आपका क्या है? HPO3। HPO3 ये है ना, आपको किसकी निकालना? P की। तो H की पता है आपको 1 होती है, ठीक है, कितनी होती है? 1। P की निकालना है X मान लो। O की आपको पता है कितनी होती है? -2। O की अभी बताया ना -2। कितने O है? 3। ठीक है, 3 बराबर का आपका क्या जाएगा? 0 है ना। अब देखो 1 और ये प्लस का x, 3 दूनी 6, -6 बराबर 0। 6 में से 1 घटा दो, x बराबर -5। इस तरफ ले जाओ इसको, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 5। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर इसकी कितनी आ गई है? +1 आ चुकी है। कितनी? +1। ओके, चलो अब हमारा आया H3PO4, H3PO2, H3PO2 आ गया है हमारा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा दूसरा ऑक्सी अम्ल आ गया है, हाइपोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, देखो ये है आपका मेन कौन है? आपका P, तो ये लिख दिया हमने
P, ठीक है। अब यहां से देखो H हमारे पास 3 है, O हमारे पास कितने हैं, 1 है, ठीक है, सॉरी O हमारे पास 2 है। तो आप क्या करो मेरे भाई, यहाँ थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहा हूँ, आप O को क्या करो, डबल बॉन्ड से ऊपर जोड़ दो, एक O को, ठीक है। एक H आप यहाँ जोड़ दो, एक H आप यहाँ जोड़ दो, और एक आप जोड़ दो OH, सिंपल। H हमारे पास 3 है तो 1 2 3, O हमारे पास 2 है तो एक O ऊपर और एक O नीचे, तो ये हमारा हो गया। देखो P की बैलेंसी 2 3 4 5, H की एक ही होती है, OH की एक, H की एक, सब कुछ है बैलेंस है। तो इस टाइप से मेरे भाई आपको कर देना है, बस आपको संयोजकताओं को ध्यान रखना है, बैलेंसी का ध्यान रखना है, और आपका ये जिस टाइप से, जरूरी नहीं कि मैं ऐसे बना रहा हूँ आप ऐसे ही बनाओ, आप अपने हिसाब से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट बैलेंसी का ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 4, और 4 में से 3 घटा दो, कितनी आ जाएगी, +1, कितनी आ जाएगी, +1, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मेरे भाई आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है, नो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी मेरे भाई यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये +5 निकाली थी हमने, लेकिन हमने 1 लिख दी गलती से, ठीक है। चलो ये हो गया अपना, चलो आगे बढ़ो मेरे भाई, आगे बढ़ो, ठीक है। इसका बनाओ संरचना, H3PO3 है, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बिल्कुल सेम संरचना ये बना दो, ये आपने P लिख दिया, ये डबल बॉन्ड से O जोड़ दो, 1 2 3, अब आपके पास O 1 बढ़ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो H आपका ये रहने दो, OH, एक O बढ़ गया तो एक O जो है ना इस H के साथ बढ़ा दो, तो ये आपकी इसकी संरचना बन जाएगी, सिंपल है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, 3 दूनी 6 में से 3 जाएंगे तो आपका ये +3 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी, ठीक है। चलो अब इसकी संरचना बना लो, बिल्कुल इसकी संरचना इसकी सेम है, बस एक जो O बढ़ा, इसमें देखो 3 की जगह कितने हैं, 4, तो एक O आप यहाँ बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ पर संरचनाओं को कनेक्ट करना मेरे भाई, ये इधर है, ये इसकी ये है, इसकी ये है, और अब इसकी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये P डबल बॉन्ड से O जोड़ दिया, H हमारे पास कितने हैं, 3, ठीक है, तो H H H, O हमारे पास कितने हैं, 4, ठीक है, तो एक तो चला गया, एक O इधर, एक O इधर, और एक O इधर, सेम। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो +5 निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑक्सीजन निकालना, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने P हैं, 2 P हैं, कितने P हैं, 2 P हैं, तो आप इसकी संरचना क्रिटिकल तो नहीं होगी, आप समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, बट इसको ना मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बनाता हूँ। H देखो P हमारे पास कितने हैं, 2, तो एक P ये और एक P ये लिख दिया मैंने। अब हमारे पास O कितने हैं, हमारे पास O हैं 5, तो डबल बॉन्ड से O, डबल बॉन्ड से O इधर जोड़ दो, और ये आपके जो P हैं इन दोनों को भी आप एक O से जोड़ दो, कितने O चले गए हमारे, 3 O चले गए। अब हमारे पास 4 H हैं और 2 O हैं, ठीक है, तो 1 2 1 2, 1 H 1 H 1 H 1 H, इसकी बैलेंसी देखो 5 हो गई क्या, 2 3 4 5 हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास O कितने बचे हैं, 2, तो एक O आप इसको दे दो, एक O आप इसको दे दो, तो इसकी बैलेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो आपकी +3 निकलेगी। तो मेरे भाई आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, ये आपके हो गए फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने समझा दिया और उसको टारगेट करके मैंने ये चीज समझा दी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे भाई दिल से आप वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।